तो अब हम करने जा रहे हैं जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, जो SST है, उसमें जो लोकतांत्रिक राजनीति नाम से जो बुक है, लोकतांत्रिक राजनीति जो बुक है, उस बुक से सेकेंड टर्म में 2 चैप्टर सिलेबस में है। यानी CBSE ने पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है, जो नाम से बुक है, जो पीली कलर की, उसमें से 2 चैप्टर जो एग्जाम में आएंगे। पहला आगे इसमें राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं और इसकी जो वीडियो है अपलोड कर दिया जाएगा जब वीडियो बनेगा इसका। तो और इसके बाद हम जो दूसरा चैप्टर करेंगे वो करेंगे लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो 2 चैप्टर जो है पॉलिटी वाले बुक से है सिलेबस में, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर है वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। तो इसको हम करते हैं आज। तो इसमें कह रहा है लोकतंत्र के परिणाम में पहले समझे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें कह रहा है लोकतंत्र के परिणाम मतलब कि डेमोक्रेसी का क्या रिजल्ट क्या है, इसका आउटकम्स, यानी कि भारत में लोकतंत्र के क्या परिणाम है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 से लेकर के अब तक भारत ऐसा देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है बनी रही, ठीक है। तो जब बनी रही तो उससे क्या परिणाम हुए अब तक, यानी भारत जो है लोकतंत्र अपना करके कितना सफल हुआ है, भारत में लोकतंत्र कितना सफल है या इसकी क्या कमियां हैं, कितनी कमियां इसमें हैं, या फिर भारत को और क्या करना चाहिए इसमें, कहाँ पे भारत जो है चूक रहा है थोड़ा बहुत, जहाँ पे चूक रहा है इसकी कमियां क्या हो सकती है, डिमेरिट्स क्या है इसके, मतलब कुछ जो डिमेरिट्स आए हुए हैं उसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी। और ये भी हम जानेंगे कि भारत में जो डेमोक्रेसी के तहत कितना भारत में ये सफल हुआ है, कितना सफल हुआ है, कितना सुधार करना बाकी है। यही इस चैप्टर का क्या है, अर्थ है। इस चैप्टर का अर्थ यही है कि भारत में लोकतंत्र कितना सफल हुआ, कितनी इसमें कमियां रही, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, संपूर्ण एनालिसिस, ठीक है, हर 360 डिग्री टाइप से कि कितना सफल हो रहा है, कितना कमियां आ रही हैं। इसे मतलब तो बैकग्राउंड में समझते हैं इसके कि भारत जो है 1947 में आज़ाद होता है। इसकी चर्चा कर चुके हैं वैसे, फिर दोबारा कर लेते हैं एक बार। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद से आज भारत जो है 2022 में प्रवेश कर चुका है ना, 2022 में टोटल हम काउंट करें तो 75 ईयर्स होगा ये लगभग, और 75 साल जो है, इसीलिए भारत सरकार 75 साल पूरे होने पे नया संसद भवन बनवा रही है। सुना कि नहीं सुना है, क्या नाम उसका है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। और इसमें क्योंकि 2025 के बाद से 24 के बाद से जब चुनाव होंगे उसमें MP की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो संविधान में द्वारा जो संशोधन हुआ था उसके तहत 2024 तक संख्या 552 रखी गई है। इसके बाद परिसीमन होगा पूरे देश में स्टेट के जो, और उसके बाद इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और जो संख्या बढ़ाई जाएगी उसके तहत क्या होंगे, सांसद बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो उनके लिए स्पेस भी चाहिए बैठने के लिए, तो इसलिए संसद भवन भी नया बनाया जा रहा है। एक भी इसकी आवश्यकता थी बनाने की, और एक भी आवश्यकता थी PM के अनुसार कि वो चाहते थे कि जो अंग्रेजों को जो मतलब द्वारा तो बनाए गए जो संस्थाएं हैं कुछ, यानी जो बिल्डिंग्स हैं कुछ, उनको भारतीय तरीके से बना दिया जाए, यानी भारत में खुद ही इनका निर्माण करे और भारतीय ही रहे वो, इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है इसे। तो 75 साल पूरे होने मानी कि हो रहे हैं, और इसलिए भारत सरकार इसको पूरा 1 साल तक लगातार जो है अमृत महोत्सव के रूप में बना रही है। अमृत महोत्सव एग्जाम में क्वेश्चन कहीं पूछ सकता है, जोड़ करके करंट अफेयर से जोड़ करके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसी बारे में बन सकता है क्वेश्चन है कि भारत जो अमृत महोत्सव मना रहा है किस उपलक्ष्य मना रहा है, तो हमारे देश के जो 75 साल पूरा हो रहा है उसके तहत मना रहा है। तो डेमोक्रेसी इंडिया में क्या है, 75 साल से चली आ रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक इतिहास है, क्योंकि इसी के साथ में पड़ोसी देश पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्या डेमोक्रेसी, कई बार वहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिला है। यानी शासन जो है, कभी सैनिक शासन हुआ, वहाँ पे मिलिट्री वाले भी रूल किए, फिर क्या हुआ, डेमोक्रेसी कुछ समय के लिए आई, फिर हुआ, फिर ऐसे चेंज होता रहा। लेकिन भारत जो है निरंतर जो है डेमोक्रेसी को अपनाए हुए है, एक बहुत ही शुभ संकेत होना चाहिए इसे। तो इसमें कह रहा कि राजनीति और आर्थिक और सामाजिक, तो 3 कैटेगरी पर हम चेक करेंगे कि भारत में जो डेमोक्रेसी है इससे क्या रिजल्ट है। तो पहला राजनीतिक स्तर पर चेक करेंगे इससे, दूसरा चेक करेंगे आर्थिक स्तर पे भारत जो है इसके लोकतंत्र के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं अब तक, और अगला एक और लेवल चेक करेंगे वो क्या होगा, सामाजिक स्तर पे कितना सफल हुआ है, ठीक है।
तो राजनीति की हम बात करें, चूंकि भारत आज़ाद होता, आज़ाद होने के बाद से भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि ये कोई भी सरकार, किसी तरह की सरकार चुन सकता था, ये लोकतंत्र भी अपना सकता था, राजतंत्र भी सरकार मॉडल चल ही रहे थे, तानाशाही भी थी, सैनिक शासन भी था, लेकिन भारत ने लोकतंत्र को अपनाया और लोकतंत्र को भारत ने लिया। इसके पीछे रीजन रहता कि संपूर्ण देश में सबके क्या हो, भागीदारी हो, सब लोग इसमें शामिल हो। और देश के लिए जब आंदोलन लड़ा जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, उसमें क्या हुआ, सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने, हर धर्म के, हर वर्ग के लोगों ने देश की आज़ादी में भाग लिया। जब आज़ादी में भाग लिया तो देश आज़ाद होने के बाद से सबके क्या होनी चाहिए इसमें, और सब लोग भागीदारी बनेंगे फिर इसमें। तो इसके लिए क्या, इसके तहत क्या, लोकतंत्र को भारत में अपनाया गया। क्लियर है? अपनाने के बाद सब कहा था इसमें जिम्मेदार सरकार। अब लोकतंत्र क्यों अपनाया गया, और लोकतंत्र अपनाया गया तो क्या, जिसके तहत लोकतंत्र अपनाया गया, जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनाया गया, क्या वे उद्देश्य पूरा हो रहे हैं? तो पहला कहा था इसमें जिम्मेदार सरकार, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल सरकार बनती है। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक जिम्मेदार सरकार बनती है, यानी जनता वोट देती है, वोट देने के बाद से एक सरकार बनाएगी और वो सरकार जनता के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। अगली हेडिंग यही है, जवाबदेह सरकार। तो वो जिम्मेदार सरकार एक बनाती है, यानी जनता जो है वोट दे करके जिम्मेदार सरकार बनाएगी। यानी कि कोई अगर कमी होता है, किसी बात कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो जनता जो है सरकार से करे सीधे सवाल पूछ सकती है, यानी जनता सरकार से सीधे जुड़ी रहती है। जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी फैसले लिए जाएंगे, वो जनता के हित में लिए जाएंगे। क्लियर है? और जनता को लगता है कि नहीं मेरा हित तो मेरे हित में नहीं लिया जा रहा है, तो जनता विरोध कर सकती है, अब विरोध करती है और कानून को वापस भी करा सकती है। अगले वाले में पढ़ेंगे हम जवाबदेह वाली सरकार में। तो जनता जो है सरकार बनाई हुई है, इसलिए पूछता है कि जो जनता है किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो जनता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है? यानी कि लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है। लोक माने लोग, और तंत्र माने शासन, यानी सरकार चलाने का ऐसा रूप है जिसमें जनता सरकार चलाती है। तो जनता जो है अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार बना दी। यहाँ पे सरकार को रूल मतलब कि सारा पावर जनता के पास ही है, सरकार को दे दिए चलाने के लिए, सरकार चला रही है इसे। तो कह रहा है इसमें जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए, यानी लोकतांत्रिक देशों में जो होती है जिम्मेदार सरकार होती है। क्या भारत में ऐसा रहा? क्या भारत में जो डेमोक्रेसी थी सफल हुई इस मामले में? तो हाँ बोलेंगे सफल रही है। और जिम्मेदार सरकार इसमें जो बनती है लोकतांत्रिक देशों में, वो जब भी कोई मतलब कानून बनाएंगे, जब किसी मुद्दे की बात होगी, उससे पहले जनता की राय ली जाएगी, और जनता उस राय में मतलब समर्थन में है और पक्ष में हाँ में हाँ करती है, पक्ष में हाँ मिलाती है, तो उस पर कानून लेकर आया जाएगा, उस पर बात की जाएगी। जनता को लगता है कि यहाँ पर विकास होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ बनना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर ये कमी है, या देश में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, या देश में ये होना चाहिए। जनता जो बात रखेगी सरकार क्या करेगी, उसको मानेगी, मानती भी है। ठीक है? तो जनता का इसमें क्या होगा, जनता की बात ऊपर रखा जाएगा। जनता क्या है, सर्वोपरि है लोकतांत्रिक देशों में। ठीक है? अगला इसमें जवाबदेह सरकार। जवाबदेह सरकार मतलब ये होता है कि जो काम सरकार करेगी, अगर गलत हुआ या सही हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, यानी कि जवाबदेह मतलब कि रिस्पॉन्सिबल रहेगी, अकाउंटेबल रहेगी। आने वाला कुछ सरकार ने कोई काम किया, जैसे कृषि कानून बनाया सरकार ने, बनाने के बाद सरकार ने क्या बोला, हम किसानों के हित में लेकर के आए हैं। किसान पर कानून को सरकार थोपना चाह रही थी, एक तरह से लागू करना चाह रही थी। किसानों ने, लोगों ने बोला कि नहीं, हमें कुछ कोई फायदा नहीं हो रहा, कानून हमारे लिए मतलब सही नहीं लग रहा है हमें। लोगों ने विरोध किया। जवाबदेह सरकार है, जो चीज़ काम करेगी उसे जवाब भी देगी। हमने क्यों लेकर आए थे, अब क्यों वापस ले रहे हैं, लोगों के लिए लेकर के आए थे, लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को फायदा नहीं लग रहा था, लोगों ने उसको वापस करा लिया। तो अगर लोकतांत्रिक देश है तो ऐसा हो सकता है कि सरकार कानून बनाकर वापस भी ले सकती है। और वही तानाशाह देश होता, राजतंत्र होता, तो जो वो बोल देंगे कि 2+2 5 होगा, सारे लोग 5 ही मानेंगे फिर। ठीक है? मतलब जो कानून चाहे वो कानून थोप सकते हैं। तानाशाही देशों में, राजतंत्र वाले देशों में तो वहाँ पे जनता कुछ नहीं चलता, लेकिन लोकतंत्र में क्या है, जनता सर्वोपरि है, जनता सारा पावर जो जनता के पास है। इसलिए क्या होती है, जिम्मेदार सरकार भी रहती है, जवाबदेह सरकार भी रहती है। तो लोकतांत्रिक देशों में सारे फैसले, नियम या जो भी कानून बनाए जाएंगे जनता के हित में बनाए जाएंगे। और अगर जनता का इसमें हित नहीं है तो कानून क्या हो जाएंगे, उसमें संशोधन किया जाएगा, उसको और नए सिरे से फिर से लेकर आया जाएगा, जनता की राय ली जाएगी, इसमें क्या कमी लग रही है, उस कमी को फिर दुरुस्त किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, फिर उस कानून को नए फॉर्म में लाया जाएगा। क्लियर? अगला देखो, वैध सरकार।
वह सरकार क्या होती है? अरे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वह सरकार क्या होता है, कई बार आ चुका है। तो वह सरकार क्या है कि वो सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई हो और एक संविधान के तरीके से चल रही हो, वो कहलाती है वैध सरकार, जिसे जनता ने चुनकर बनाया हुआ है और संविधान के तहत चल रही है, तो वैध सरकार है वो। अब मान लो कि पीएम का चुनाव हुआ, 2019 से चुनाव हुआ पीएम का, लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव होने के बाद जनता ने क्या कर दिया, एक पार्टी को बहुमत दे दिया, सरकार बन गई, अब ये सरकार चला रही है, ठीक है, जिसे बोलेंगे वैध सरकार है। अगर मान लो सरकार जो है बीच में क्या हो जाए, जैसे मान लो कुछ देशों में ऐसा होता है, जैसे पाकिस्तान में सरकार चुनने के बाद से 5 साल उसको पूरा करने से पहले ही जो पे आर्मी होती है या फिर जो सेना होती है वो मिल करके सरकार को गिरा देते हैं। जो सरकार चुनी सरकार को गिरा देंगे, और गिराने के बाद जो आर्मी के जो हेड होते हैं वही खुद रूल करने लगते हैं पूरे देश पे, तो वो होती है अवैध सरकार। यानी जनता ने जिसको वोट देकर चुना था उसको सरकार चलाने की बजाय जब कोई और सरकार चलाने लगे तो क्या कहलाएगा, वो अवैध सरकार कहलाएगी। वो मतलब कोई जनता को जो चुनकर भेजी हुई है उसको हटाकर जब कुछ सरकार चलाएगा तो संविधान को फॉलो करेगा, वो नहीं करेगा, सारा अपने नियम से अपने पास से नियम कानून बनाएगा, पूरा आर्मी रूल चलेगा ना वहाँ पर, अब उसे बोलते हैं मार्शल लॉ बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो चलाया जाएगा फिर। लेकिन अगर जनता चुनी हुई है, जनता सरकार में सरकार बना दी है, बनाने के बाद अगर वो जनता की द्वारा बनाई हुई सरकार चल रही है, एक नियम पे, संविधान पे, कानून पे चल रही है, तो कहलाती है वैध सरकार है। तो वैध सरकार क्या है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार जब शासन चलाती है तो वैध सरकार कहलाते हैं। क्लियर है? चलो अगली हेडिंग देखते हैं। इसमें आर्थिक समृद्धि, गरीबी और असमानता। कहा था इसमें लोकतंत्र में जो आर्थिक जो असमानता है एक तरह से, या गरीबी है या फिर आर्थिक समृद्धि जो है, इसमें क्या मतलब, इसका क्या रिजल्ट है इसके मामले में। तो अगर हम बात करें लोकतंत्र में तो जो राजनीतिक समानता है ये कुछ हद तक मतलब सफल है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि देश में प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब प्रत्येक व्यक्ति किसी भी जात का, धर्म का हो, किसी भी राज्य से आता हो, वोट भी कर सकता हो। तो राजनीतिक समानता तो है देश में। जब मान लो प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट वोट करते हैं तो उनके वोट की वैल्यू कितनी होगी, एक ही होगी, और एक ही बार वोट देंगे ना वो। और मान लो कोई आम आदमी है तो भी एक ही वोट करेगा। तो यहाँ पर जो देश का प्रेसिडेंट है, जो देश का पीएम है, उसके वोट की वैल्यू एक है, और जो आम आदमी है उसके वोट की वैल्यू कितनी है, एक ही है, उसके वोट की वैल्यू भी एक ही है, तो दोनों बराबर है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर देश में लोकतंत्र की वजह से आर्थिक समानता तो है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, जो फ्रांस की क्रांति से पहले हमने पढ़ा था, रूस की क्रांति से मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे जो तीसरा वर्ग था, जो नीचे वाले लोग होते थे, वो वोट नहीं करते थे उसमें, बस केवल टैक्स पे करते थे वो, ठीक है। तो वहाँ क्या था, असमानता नहीं थी वहाँ पे, मतलब असमानता थी, समानता नहीं थी वहाँ पे। लेकिन जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर पद वाला, चाहे वो पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, और जो आम आदमी है, सबके वोट की बराबर वैल्यू होगी। सारे लोग क्या करेंगे, बराबर इनके जो वोट देंगे वो बराबर रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राजनीतिक समानता है, ठीक है। लेकिन आर्थिक समानता क्या है, ये देश में नहीं है, अभी भी नहीं है। अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है तो राजनीतिक समानता तो है देश में, यानी हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में वोट कर सकता है, किसी भी राज्य से आता हो, किसी भी जात धर्म से आता हो, वोट करने का उसे पूरा अधिकार मिला हुआ है, वोट डालने का भी अधिकार मिला हुआ है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिला हुआ है, और वोट की जो कीमत होगी वो बराबर होगी, यानी वोट की वैल्यू भी क्या है, बराबर है। तो देश में राजनीतिक समानता तो है। लेकिन आर्थिक समानता की बात करें तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, एक संस्था जो रिपोर्ट निकालती है हर साल, यानी देश में कितने लोग अमीर हुए, कितने लोग गरीब हुए, और पूरी दुनिया से क्या करती है, तुलना करती है। अब ये कहती है कि जो संपत्ति, जो 99% जो संपत्ति है वो केवल 1% लोगों के पास है, और जो 99% संपत्ति पे 1% लोगों का हक है, मतलब लेकर बैठे हुए हैं, और 1% संपत्ति में 99% लोग आते हैं जो मतलब गरीब टाइप के लोग हैं। समझे नहीं समझे वाला? ये कह रहा है कि 99% संपत्ति में जो संपत्ति है वो 1% लोगों के पास है, यानी मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा जैसे लोग हैं, वो क्या है, देश की जो 99% संपत्ति है अकेले लेकर रखे हुए हैं, यानी कम, देश की अधिकतर जो संपत्ति है वो कम लोगों के पास है, ये कह रहा है इसमें।
और जो मैक्सिमम लोग हैं वो थोड़े से में सारे लोग आ जाते हैं, मतलब 1% संपत्ति में 99% लोग हैं। और एक बार कहता है कि 99% संपत्ति देश के 1% लोगों के पास है। देश में आर्थिक असमानता इतनी ज़्यादा है, यानी अमीरी और गरीबी जो खाई इतनी ज़्यादा चौड़ी हुई है कि जैसे अडानी, अंबानी, इससे क्या है, देश में गिने चुने लोग हैं जो मैक्सिमम संपत्ति देश की रखते हैं अपने पास। ठीक है, टाटा भी हो गए, हाँ, इनका नाम थोड़ी छोड़ेंगे। तो यह असमानता है, आर्थिक असमानता है। तो लोकतंत्र के परिणाम की हम बात करें तो लोकतंत्र के परिणाम में जो राजनीतिक समानता है वो तो सही है, ठीक है, हर व्यक्ति वोट डाल सकता है, चुनाव लड़ सकता है, देश में पीएम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है, किसी जात वाला बनेगा, इसी राज्य वाला बनेगा, इसी धर्म वाला बनेगा। तो राजनीतिक समानता तो देश में है और इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि देश का मतलब कि ये व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो देश में लोकतंत्र के रिजल्ट में हम देखें तो बोलेंगे कि ये जो है मतलब पास हो चुका और ये पास है, इसके रिजल्ट क्या है, अच्छे हैं। लेकिन आर्थिक समानता पे अभी काम करने की आवश्यकता है। आर्थिक जो असमानता है काफ़ी बढ़ी हुई है, यानी अमीर बनते जा रहे ज़्यादा, जैसे लोग बोलते हैं ऐसा, और गरीब क्या है और गरीब होता जा रहा है। लेकिन देश की आज़ादी से लेकर तुलना करें प्रेजेंट टाइम की तो गरीबी भी क्या हुई है, कम हुई है। ऐसा क्या कोई मतलब कि गरीबी कम हुई नहीं है, बढ़ती जा रही है। तो गरीबी भी क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी असमानता ज़्यादा है। और लोकतंत्र के परिणाम में हमें देख सकते हैं कि इस पर अभी और काम करने की आवश्यकता है। अभी ये उतना सफल नहीं हुआ जितना कि ये समानता सफल हुई है। ये तो काफ़ी सफल है, ठीक ठाक है, सही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हालांकि इसमें भी कुछ कमियां हैं अभी भी, लेकिन इसकी तुलना में ये भी सफल है। क्लियर है। इन आर्थिक समानता जो है ये काफ़ी हद तक इसमें सुधार की और ज़्यादा आवश्यकता है। और देश आज़ाद होने के बाद से 75 सालों में भी इसके परिणाम जो हैं वैसे देखने को नहीं मिले जैसे संविधान के विशेषज्ञों ने सोचा था। आर्थिक समानता संविधान में कहा गया है, संविधान के प्रस्तावना में है कि देश के हर व्यक्ति क्या होगी, आर्थिक समानता होगी। लेकिन अभी इस पर काम करने की जरूरत है। समानता इसमें आई नहीं है, अभी परिणाम में देख सकते हैं। अगला देख लो फास्ट जल्दी से। सामाजिक विविधता और सद्भावनापूर्ण जीवन। सामाजिक विविधता क्या है, यानी समाज में जो ऊंच नीच जो भावना है, विविधता मतलब क्या, डाइवर्सिटी। अभी भी जैसे देश आजाद हुआ तो संपूर्ण देश को हमने बोला एक भारत होगा, यानी कि अनेकता में एकता जो है भारत की विशेषता है। यानी हर स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग स्टेट से क्या करते हैं, डिफरेंट महसूस करते हैं, मतलब कि दिखते हैं, रहने में, खाने में, पीने में, उनकी जो वेशभूषा है सब डिफरेंस लगती है। फिर भी इंडिया का भाग है वो। जैसे नागालैंड की तुलना करें यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, तो वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो विविधता तो है, लेकिन देश का भाग वो भी है। तो कार्य इसमें सामाजिक विविधता तो है, लेकिन इसको भी समान लाने की आवश्यकता है। यानी नागालैंड वाला व्यक्ति भारत का भाग महसूस करे, वो उसको लगे कि यूपी के, बिहार के, दिल्ली सारे लोग हमारे ही हैं, हमारे जैसे हैं। हम लोग समझे कि वो भी क्या है, हमारे देश का भाग है और हमारा वो भी है। ठीक है। तो जो सामाजिक विविधता है इसमें एकता लाने की जरूरत है। डाइवर्सिटी इन जो है, जो विविधता फैली हुई है, उनको अकेलापन नहीं लगे उन्हें कि हम देश के साथ मतलब कि जुड़ाव नहीं फील कर रहे हैं। यानी कि अलग अलग स्टेट के लोग समझ रहे हैं कि अरे वो तो नागालैंड का तो ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, वहाँ के लोग एक खाते हैं, वो खाते हैं, तो लगता है मतलब उससे दूर ही रहो। तो उसको क्या लग रहा है कि विविधता होने के वजह से वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है। तो हमें एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। वो भी देश का भाग है, नागालैंड भी क्या है, देश का भाग है। तो जो समाज में जो विविधता फैली हुई है इनको एक में बांधने की आवश्यकता है, एक साथ पिरोने की आवश्यकता है। ये लोकतंत्र के परिणाम में अगर हम बात करें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, तो राजनीतिक में ज़्यादा सफल हुआ है, ठीक ठाक सफल है, अच्छा इसमें नंबर दे सकते हैं, पास है, मतलब इसमें एक तरह से डेमोक्रेसी पास है यहाँ पे। लेकिन इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर क्या है, अभी भी छुआछूत भेदभाव चलता है। आज भी जो SC ST वाले लोग हैं, आज भी जनरल टाइप के जो लोग होते हैं उनसे क्या करते हैं, आज भी भेदभाव चल रहा है समाज में। जो अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, उन्होंने बोला भी कि 10-15 साल में इसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन 75 साल बाद खत्म नहीं हुआ। उसका रीज़न यही है कि जिस पर्पज़ से उन्होंने आरक्षण दिया था, रिजर्वेशन दिया था, वो पर्पज़ पूरा ही नहीं हुआ अभी तक। अभी तो उनके साथ भेदभाव हो ही रहा है, तो जारी रहेगा फिर आरक्षण। ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये भी जो विविधता हुई है क्या है, ये भी इस पर भी काम करने की आवश्यकता है, ये भी सफल नहीं होना। तो इस पर हम सफल मान सकते हैं, इन दोनों में काम करने की आवश्यकता है। ठीक है। अभी चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन था एक तरह से, इससे जो और भी हेडिंग होंगे वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है।
आज के लिए इतना ही, आगे जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। तो आज हमने ये देखा कि लोकतंत्र के क्या परिणाम है। चैप्टर नंबर 2 है, इससे पहले राजनीतिक दल था, दल वाले हमने कवर कर लिए थे। तो आज की क्लास में जो हमने देखा लोकतंत्र के परिणाम, इसके जो कुछ हेडिंग थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मैंने कर लिए, कुछ और भी इसमें हेडिंग करेंगे, और भी इसमें बच रहा है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे की क्लास में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू। और जो यूट्यूब पे जो इसे देख रहे हैं ऑनलाइन, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे की जो नोटिफिकेशन है मिलती रहे। ओके, थैंक यू।